बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। आज हम 9 बायो एक नए चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट नॉलेज है इस चैप्टर का वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इस टॉपिक में हम इन 4 एसएलओस को कवर करेंगे, जिनमें आपके पास सबसे पहले कहा जा रहा है हम डिफाइन करें मिनरल न्यूट्रिशन को प्लांट्स में कि ये है क्या चीज। फिर उसके बाद कैटेगराइज करें इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। उसके बाद हमने स्टेट करना है, मेंशन करना है, बताना है नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट में, स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस को लेके, और मैग्नीशियम की क्या इंपॉर्टेंस है खास तौर पे क्लोरोफिल की फॉर्मेशन को लेके। और लास्ट पे हमने कंसेप्चुअलाइज करना है ट्रांसपोर्ट और इसकी जरूरत को, यानी आपने लॉजिक पेश करनी है, रीजन बतानी है कि आप ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट में क्यों जरूरी है। ये आपके पास एनिमेशन लिंक्स है, हमने ओपन भी किए हैं, टाइम टू टाइम हम इन्हें देखते रहेंगे। प्लांट्स जो हैं फर्स्ट लाइन में कह रहा है ये एसेंशियल है लाइफ के लिए। अब इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि आपके पास चैप्टर 7 का लास्ट 2 एसएलओस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, स्पेशली फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा, और हमने वहां फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखा। जब आपने डिटेल में उसे देखा तो आपको मालूम हुआ किस तरह से सनलाइट यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, और इस दौरान जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी वहां पे केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर की जाती है। अब ये तो सिर्फ प्लांट में हो रहा है ना कि प्लांट अपना फूड खुद बना रहे हैं, ये बाकी लाइफ के साथ कैसे लिंक है। हमारे पास बायो में एक कंसेप्ट है जिसे आप कहते हो फूड चेन। जो लाइफ है ना, ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने पढ़ा कि 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हमने उन्हें कहा था ये ऑटोट्रोफ्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं। क्यों? इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरे वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, हमने इन्हें हेट्रोट्रोफ्स कहा था, अगर ये आपको याद हो। हेट्रोट्रोफ्स अपना फूड खुद नहीं बना रहे तो इन्हें फिर फूड कहां से मिलता है? या तो ये प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी उन पे डिपेंडेंट है, प्लांट इनके लिए फूड है, या फिर वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे एनिमल्स को एज ए फूड यूज करते हैं। ये जो सिलसिला बनता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है, दूसरा तीसरे का फूड है, इसे हम कहते हैं, ये जो चेन बन रही है दैट इज फूड चेन। हम एक सिमुलेशन देखते हैं, आपको सिमुलेशन से ना ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हम इसे गेम की शक्ल में खेलते हैं। फातिमा ने और आफिया ने मुझे बताया, Number 1. ठीक है, Simple इसकी वॉइस chain. नीचे से क्लोज कर दो। अब मैं आपके पास फूड चेन बनाने जा रहा हूं और आपको खुद समझ आ जाएगा फूड चेन का कंसेप्ट क्या है। मुझे बताओ आपके पास सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? यहां पे 3 है, एक आपके पास स्पैरो है, दूसरा वो कैटरपिलर है, और तीसरा प्लांट है, फ्लावर दिखाया हुआ है। कौन सी इनमें से चीज है जो अपना फूड खुद बना सकती है? आफिया, फातिमा, जिसे मैं इसमें सबसे शुरू में रखूं। सर हाँ जी फ्लावर। बोले आफिया। आफिया आपकी आवाज नहीं आई, टाइप कर देना। हम इसको यहां स्क्रीन को टच करें, Flower. नहीं इसको माउस से करना पड़ेगा। Flower. सबसे पहले तो हमें सबसे पहले रखना है प्लांट। क्यों? ये अपना फूड खुद बना रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो Caterpillar. इसको फूड के तौर पे यूज करेगा, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। जैसे आपके पास यहां पे कैटरपिलर इंसेक्ट है। फिर तीसरे नंबर पे वो ऑर्गेनिज्म आ गया है Bird. जो या तो प्लांट को ईट करेगा या फिर कैटरपिलर को ईट करेगा। तो ये जो आपके पास एक चेन बनी है ना कि इसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे थे, फिर आपके पास वो ऑर्गेनिज्म आया जो प्लांट को ईट कर रहा था।
उसके ऊपर एक और ऑर्गेनिज्म आया जो कैटरपिलर को फूड के तौर पे यूज कर रहा था। ये जो आपके पास चेन बनी, हमने बच्चों से Number कहा 2. चेन। Bigger chain. अब आप एक चीज गौर करना, हम अगली फूड चेन पे आगे थोड़ा लेवल कंप्लेक्स करते हैं। आपने जो चीज नोट करनी है ना, फूड चेन का स्टार्ट कहां से होता है। फातिमा मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे सबसे पहले इन 4 जानदार एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में से किसको रखना है। हॉक है, Hawk. माउस है, Mouse. स्नेक है, Snake. एक्रोन है, Acorns. एकॉर्न है। हाँ जी फातिमा को मेरी आवाज Acorns. आ रही है? सर एकॉर्न। माइक अनम्यूट करके बोलो। एकॉर्न। किसे रखें पहले? आई थिंक सो यहां से भी इशू था। सबसे पहले हम एक्रोन को रखेंगे। दोनों अपने माइक्स ऑन रखो, मुझे जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। Acorns. ये लें जी, सबसे पहले तो ये आ गया। अगला किसको रखूं, माउस या स्नेक? ये इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड, Mouse. माउस को। हाँ जी आफिया आगे। स्नेक। स्नेक। आफिया ने जल्दी से बोलना, नहीं तो सारे Snake. आंसर फातिमा देती जाएगी। Hawk. और लास्ट पे हॉक। अब ये देखिए, ये एक दूसरे को फूड के तौर पे यूज Finished? कर रहे हैं। On to the next chain. ये लो, देख रहे हो, एक जानदार दूसरे का फूड है, हम इसे कहते हैं फूड चेन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके स्लाइड पे आ जाए, इसकी वॉइस बंद कर दें, कि आपके पास ये फूड चेन हमेशा Finished? On to the next chain. कैंसिल कर दें, तो कर दें, नो प्रॉब्लम। ये फूड चेन हमेशा आप देखोगे आपके पास प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड खुद बना सकता है, वहां से स्टार्ट होती है। अब आप इमेजिन करो अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना हो और प्लांट्स की ग्रोथ ना हो, तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट में ये बात कह रहे हैं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट इनके लिए बड़े जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? एक तो ये कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है और उस फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है। दूसरा ये, फोटोसिंथेसिस के दौरान एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा था, मॉलिक्यूल, जिससे प्लांट एटमॉस्फेयर रिलीज करते हैं, हम लिविंग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इससे पहले तक हमें इतना पता था कि हमें सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए। जब हमने लास्ट एसएलओ पढ़ा है, रेस्पिरेशन, अब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ गई है कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जाती है हमारे सेल्स के पास और सेल्स में करवाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। और होता क्या है, ग्लूकोज की चलना शुरू होते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आते हैं तो एक तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के दौरान एनर्जी बनती है एटीपी की शक्ल में, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन फाइनली जाते हैं इस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह भी प्लांट्स हमारी जिंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है। मेरे में था कि आपको इस एनिमेशन, आज एनिमेशन भी देख लेते हैं, वही चीजें हैं, हम वाकिफ हैं इससे, लेकिन रिवीजन हो जाएगी हमारी। जल्दी से इसका पासवर्ड अप्लाई करें, मुझे स्क्रीन पे ले आए, मुझे स्क्रीन पे ले आए, आप पीछे करते रहें, हम इसे बाद में भी कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कहता है प्लांट्स जो है ना, इतना सब कुछ करने के बाद अभी इनका काम खत्म नहीं हुआ। ये आपके पास अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में इन्वॉल्व है। आई होप आपको इसका आइडिया होगा, आपने केमिस्ट्री में इवन स्मॉल ग्रेड्स में भी कार्बन साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरह के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, जिसमें साइकिल इससे क्यों कहा जाता है कि ये एलिमेंट्स आपके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा बनते हैं और फिर उस लिविंग वर्ल्ड से दोबारा ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसे साइक्लिंग, ये देखो, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का बेसिक प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा हुआ है। पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट की मौजूदगी में हमें शुगर बना दी, ग्लूकोज, और सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन रिलीज कर दी, जिसे हम
यूज करने लगे हैं। ठीक है, बस काफी है। आगे आए साइक्लिंग के प्रोसेस पे। अभी मैंने बताया, इसे कैंसिल कर दें, कि हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग करते हैं। जैसे पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें से मैं एक दो को आपको दिखा भी देता हूं, आपके पास लिंक होंगे स्लाइड में, आप लोग उसे बाद में खुद भी देख सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे सिंपली देखो, आपको समझ आ जाती है। प्लांट्स का रोल ये होता है कि असल में कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी देखा फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, ठीक है, पानी यूज हो रहा है। तो असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आ कहां से रहे हैं? अगर हम कंसेप्ट देखें नॉन लिविंग वर्ल्ड से, प्लांट्स ने इन्हें यूज करके क्या बनाया? शुगर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन गए, ये दोबारा एटमॉस्फेयर में कैसे जाएंगे? क्योंकि साइकिल तभी कंप्लीट होगा ये प्लांट्स को एनिमल्स ईट करेंगे, एक एनिमल को दूसरा एनिमल ईट करेगा, या इवन प्लांट खुद भी। एक वक्त आएगा ना कि इन प्लांट की डेथ, इन्हें खाने वाले एनिमल्स की डेथ होगी। ये जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल, इनकी बॉडी को डिग्रेड किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं लाश का गल सड़ जाना। पता है उस दौरान क्या हो रहा होता है? इन डेड बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, और जब इनकी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट सॉइल में, या अगर पानी में है तो पानी में, आसान अल्फाज में नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो नॉन लिविंग से आए थे लिविंग में, और उनकी डेड बॉडी से दोबारा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में चले गए। हमने कहा ये साइकिलिंग होगी। लेकिन इस साइकिलिंग में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन प्लांट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपके पास कार्बन साइकिल है। लेट्स से ये देखो, बाइंडिंग में क्या दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये कार्बन साइकिल जो है ये आपकी वर्ल्ड का हिस्सा बन रही है, जिसमें आपके पास लाइफ भी है। जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस क्या कर रही है? इस एटमॉस्फेरिक कार्बन को लिविंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करवा रही है, उसका हिस्सा बना रही है। ठीक, इसके बाद आप देखते हो कि आपके पास इसको स्टोर किया जाता है, ये इसकी सेकंड स्टेज है। स्टोर कैसे किया जा सकता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में। अब वो जो प्लांट है उसमें कार्बन है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो एक तरह से स्टोर हो गई है वहां पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को खा रहे हैं, अब वो कार्बन इनमें भी है। इसके अलावा आपको पता है कोल की शक्ल में होती है, मल्टीपल फॉर्म में होती है। एमिशन, दोबारा इसको अब एटमॉस्फेयर में कैसे लाना है ताकि ये साइकिल कंप्लीट हो? उसमें आपके पास, हम अपनी बात करें, हम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? अगर फोटोसिंथेसिस ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा बनाया था, कार्बन को, तो रेस्पिरेशन के दौरान हमने उसी ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड शक्ल में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया था। तो इस तरह से हम इस कार्बन साइकिल का हिस्सा बन गए, लेकिन प्लांट्स की मदद से। ठीक है, तो ये आपके पास प्लांट्स के रोल हैं। इसके अलावा कहते हैं आपके पास इनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, हम इन्हें मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं। अच्छे खासे मैंने आपको ये कंसेप्ट जो है एलैबोरेट कर दिए। अब जरा देखो मिनरल न्यूट्रिशन है क्या, मैंने इसको डिफाइन किया, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन हम प्लांट में कहते हैं जो मिनरल एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन के बाद जहां बॉडी सेल्स में, टिश्यूज में इनकी जरूरत है वहां तक इन्हें ट्रांसपोर्ट करना, और तीसरा वहां पे फिर इन्हें यूटिलाइज करना, सेल्स का इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपने इस्तेमाल में लेकर आना। ये जो तीन हुए, पहले एब्जॉर्ब किया गया, फिर जहां उनकी जरूरत थी वहां ट्रांसपोर्ट किया गया, तीसरे नंबर पे उन्हें इस्तेमाल में लाएगा। इस चीज को आप कहते हो मिनरल न्यूट्रिशन। ये किस लिए चाहिए? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग प्लांट्स ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए। कहीं कोई बॉडी का स्ट्रक्चर या टिश्यू डैमेज, आप देखते हो नए सेल्स बन रहे होते हैं, ये यूज होते हैं। डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इसके अलावा आप देखते हो बॉडी में, सेल्स में जो बहुत से मेटाबॉलिक
केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या दूं, यहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो गया, यहां हमें जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा लिंक करो, चीजों को आपने लिंक करना सीखना है, तभी आपके कंसेप्ट्स बनते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम को लेके कोई एग्जांपल याद आ रही है? हमने एंजाइम वाले चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था जहां पे कोई मिनरल या न्यूट्रिएंट यूज हुआ हो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। हाँ जी फातिमा, एग्जाम आने वाले हैं, देखें जरा कितना रिवाइज है। आफिया को अगर याद आ रहा है तो वो भी बता सकती हैं। हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अभी भी कुछ याद आया? वहां हमने पढ़ा था कि हमारे पास बाज़ औक़ात एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिन्हें आप कोफैक्टर कहते हो। कोफैक्टर में से अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो तो हमने उसे एक्टिवेटर का नाम दिया था। और अगर आपको याद हो, उनकी जो एग्जाम्पल थी वो मिनरल आयंस थे, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। तो यही ये मिनरल आयंस थे जो आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। मिलते कहां से प्लांट्स को? सॉइल से मिल रहे होते हैं। ठीक है, एयर से वो जो इंपॉर्टेंट चीज ले सकता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा वाटर और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए, जो मीडियम है ना जहां से उसे ये चीज मिलेगी, वो है सॉइल। अब हमने क्या किया है, हमने इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की जरूरत के लिहाज से दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है कि ये कितनी क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए। अगर तो ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हम इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और अगर कम में चाहिए तो हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेचुरली सॉइल से मिल रहे होते हैं, लेकिन सॉइल की भी तो लिमिट है ना। अगर आप एक सॉइल में बार बार प्लांट्स ग्रो कर रहे हो तो एक वक्त आएगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसे फिर आप आर्टिफिशियली खुद से पूरा करते हो, कैसे? फर्टिलाइजर्स के थ्रू। फर्टिलाइजर जो है ये मिनरल सोर्स होते हैं जो हम सॉइल को अप्लाई करते हैं और फिर उस सॉइल से प्लांट इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, नाम याद कर लो। ठीक है, अब ये रट्टा है, रट्टा ही लगाना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये टेबल है, आते हैं इस पे भी। दूसरे आपके पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली कम क्वांटिटी में चाहिए इसलिए हम इन्हें माइक्रो कह रहे हैं। इनके भी हमने नाम याद करने हैं, आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम। अब जरा हम आते हैं इस टेबल पे। आपके पास बुक है तो बुक पे ओपन कर लो। क्विकली हम इसको ओवरव्यू करते हुए जाएंगे। ठीक है, और जहां डिटेल जरूरत होगी मैं आपको एक दो लाइन में बताता जाऊंगा। ये आपको बार बार पढ़ना है। ऐसी इंफॉर्मेशन को बच्चा समझता है मैं एक दफा रट्टा लगा लूंगा तो मुझे याद रह जाएगी, नहीं, जितना मर्जी याद कर लो एक टाइम के बाद भूल जाओगे। बार बार रिवाइज करते रहो कुछ टाइम के बाद। पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन से सल्फर। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है? हमें मालूम है, हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, याद है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में चाहिए होती है। अभी पीछे क्लोरोफिल पढ़ के आए हैं, दोबारा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। हमें इसमें चाहिए, बल्कि देख ही लेते हैं, हमें न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। न्यूक्लिक एसिड में कहां चाहिए होती है फातिमा, कुछ याद आ रहा है? इरफान साहब ये जरा ओपन करें, एक सिमुलेशन है। ये जो नाइट्रोजन है प्रोटीन में तो हमने देखा था अमीनो एसिड स्ट्रक्चर का हिस्सा, थीमाइन ग्रुप था। मैग्नीशियम को भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड का कौन सा कंपोनेंट था जिसमें, नहीं, न्यूक्लिक एसिड ने कहा था न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, और उन न्यूक्लियोटाइड में एक स्ट्रक्चर था नाइट्रोजनस बेस। वो जो नाइट्रोजनस बेस थी, उस नाइट्रोजनस का इसलिए जा रहा था कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है। ये देखो, हमने लास्ट टाइम भी देखा है, फिर दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास है जी एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, और जरा गौर से देखो इसके हेड वाले पोर्शन में, ये इसका हेड है। हमारे पास
मैग्नीशियम भी है सेंट्रल एलिमेंट, और उसके अराउंड 4 नाइट्रोजन भी हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इनमें से हर नाइट्रोजन एक रिंग का पार्ट होता है। अगर नाइट्रोजन या मैग्नीशियम में से कोई भी चीज इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्लोरोफिल नहीं बनता, और इस क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है। जब ये नहीं बनता तो आप देखते हैं प्लांट का कलर ग्रीन नहीं रहता, और जनरली हम देखते हैं वो येलो हो जाता है। एक्टिविटी पे हम वापस आते हैं। मैग्नीशियम को अगर हम देखें, इसको जूम किए रखें। मैग्नीशियम जो है, अभी देख लिया क्लोरोफिल का हिस्सा है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन में चाहिए होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फास्फोरस अर्ली रूट फॉर्मेशन में रोल है, ग्रोथ में रोल है, फोटोसिंथेसिस के अंदर है, ठीक है, रेस्पिरेशन, एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसफर। इनको आपने याद पता है कैसे रखना है लॉजिकली, कि ये सब काम कैसे करवा रहे हैं। इन रिएक्शंस या प्रोसेस के दौरान कोई ना कोई एंजाइम है असल में, जहां उस एंजाइम को इन मिनरल्स की जरूरत है, और ये मिनरल वहां पे एज ए एक्टिवेटर काम कर रहे हैं। आप देखिए 99% जो फंक्शन है वो इसी सेंस में दिए हुए हैं कि ये मिनरल्स किसी एंजाइम के एक्टिवेटर्स है, और वो एंजाइम इनमें से किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हो कि असल में इन मिनरल्स का उनमें इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हमारे पास पोटाशियम है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसे आगे चैप्टर में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, कैल्शियम प्लांट सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, और सेल वॉल के अंदर हमें चाहिए होता है। सल्फर आपके पास 2 अमाइनो एसिड, इसको हाईलाइट कर लो, 2 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे, वो जो हमने 20 अमाइनो एसिड्स का जिक्र किया हुआ है ना, इनमें से 2 हैं जिनमें सल्फर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो बहुत सारे एंजाइम्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आगे आपके पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरॉन से लेकर मॉलिब्डेनम तक। बोरॉन को अगर हम देखें, सेल वॉल की फॉर्मेशन में चाहिए, शुगर ट्रांसपोर्ट में चाहिए, जिंक जो है क्लोरोफिल प्रोडक्शन में चाहिए। कहते हैं ये बहुत से एंजाइम्स का फैक्टर है, तो असल में आप कह सकते हो ये असल में बहुत से एंजाइम्स का एक्टिवेटर है, क्योंकि इनऑर्गेनिक है ना। कॉपर आपको चाहिए एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के दौरान जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए। मैंगानीज हमें चाहिए पानी की स्प्लिटिंग के लिए। सब इसको लिंक करो। अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए हैं, और फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में मैंने बताया था कि जब लाइट पड़ती है तो वो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। वही हमने देखा था, फिर पानी मॉलिक्यूल आता है, उसको स्प्लिट करके उसके इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं क्लोरोफिल को। ये जो एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहा होता है, उस एंजाइम को कॉपर चाहिए होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कॉपर जो है, मैंगानीज, नॉट कॉपर, मैंगानीज, ये जो है वाटर की स्प्लिटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस दौरान आप देखते हो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एटमॉस्फेयर में जो प्लांट से ऑक्सीजन आ रही है, इसके रिलीज होने में मैंगनीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन क्लोरोफिल सिंथेसिस और बहुत सारे एंजाइम्स के लिए चाहिए। क्लोराइड जो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन से मतलब है प्लांट सेल के अंदर सोल्यूट्स, आयंस और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। और लास्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करो, हमने केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन का लफ्ज पढ़ा था, और मैंने आपको बात समझाया था कि आप उसे कार्बन फिक्सेशन क्यों कह रहे थे, कि वो कार्बन पहले इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी, अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाती है, लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा बन जाती है, आप उसे फिक्सेशन कहते हो। तो यहां पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से मुराद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन गई, हमने कहा कि आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई है। प्लांट्स को ये मिल कहां से रहे हैं? रूट्स के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, रूट्स जो हैं वो इन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरह से एब्जॉर्ब करती है। डिपेंड करता है किस आयन की कंसंट्रेशन रूट में कितनी है,
सॉइल में कितनी है, रूट को कितनी चाहिए, प्लांट को कितनी चाहिए। अगर तो सॉइल में ज्यादा है, सिंपली पैसिव डिफ्यूजन, और आपके पास रूट में वो मिनरल आ जाएंगे। अगर रूट में ऑलरेडी ज्यादा है लेकिन प्लांट को और चाहिए और सॉइल में वो कम है, फिर आप देखते हो इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे पास इसकी सिमुलेशन है, सिमुलेशन पे आए। ठीक है, आप देखोगे कि यही बेसिक चीजें हैं, लेकिन किस तरह से ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास इस सिमुलेशन में जो प्रोसेस हो रहा है एक्टिव का और पैसिव का, इसमें जनरल सी आपके पास सिमुलेशन है, लेकिन कंसेप्ट एक्टिव और पैसिव का यूज हुआ है, इसको हमने यहां स्टडी करना है। थोड़ा आप देखोगे एडवांस है, क्योंकि ये ग्रेड 11 स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे बकायदा पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है बायो में और उसकी टाइप्स हैं, लेकिन हम इसको बेसिक रहते हुए यहीं भी पढ़ सकते हैं। ये ले जी, हमारे पास क्या है, सबसे पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन है इसको उसने यहां दो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है और बता रहा है कि एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन कम है, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। और जरा गौर से देखो, ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, देख रहे हो कैसे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इसके अंदर से। और जरा गौर करो, ये मॉलिक्यूल्स इनको वो वेव करता हुआ दिखा रहा है। ये वही कंसेप्ट है जो हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, ये वहां ये शो कर रहा है। और आप देख रहे हो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स मूव करके आ रहे हैं लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में। यही चीज रूट्स में होती है। अगर इस तरफ आपके पास सॉइल में एक न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो वो रूट की सेल मेम्ब्रेन से इजीली एब्जॉर्ब होके रूट में आ जाता है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि एक तो इस तरह सिंपल डिफ्यूजन है, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रही है, बाजुकात इस तरह भी होता है कि प्रोटीन के थ्रू होती है। ये देखो किस तरह से ये प्रोटीन इसकी ट्रांसपोर्ट करवाएगी। ठीक है, और बाजुकात आप देखते हो डिफ्यूजन ही नहीं है लेकिन प्रोटीन के थ्रू हो रही है। आगे आपके पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देखो, ये मॉलिक्यूल आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एटीपी आया, एनर्जी यूज हुई ना, तो आपने इसे कह दिया एक्टिव। क्यों एक्टिव है, हमारे पास सेल के ऑलरेडी अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर ये कम है, लेकिन सेल को अभी भी चाहिए। अब जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ये मूव करेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए, और सेल एनर्जी यूज करता है एटीपी की शक्ल में, क्योंकि ये उसकी एनर्जी करेंसी है। जब जब इस मॉलिक्यूल ने मूव करना है, न्यूट्रिएंट ने मूव करना है, आपके पास यहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। थोड़ा इंटरेस्ट के लिए आपके लिए इतना काफी है, लेकिन आपका कंसेप्ट जरा मैं एडवांस करूं, जो आप ग्रेड 11 में पढ़ोगे, तो आपके पास इसकी भी आगे टाइप्स हैं। ये देखो, यहां से पहले एनर्जी की मदद से एक मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, लेकिन आप देखोगे अब वो दोबारा अंदर आएगा सेल के। लेकिन जब ये सेल के अंदर आ रहा होगा तो एक और पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है, ये भी इसी के साथ मूव कर जाएगा, लेकिन इसकी मूवमेंट एक्टिव है क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन है। ये देखो, हम इसको यहां से दोबारा देखते हैं। ये ले जी, ये मॉलिक्यूल गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई, यहां से अब आप देखोगे दो मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है। वो जो पर्पल वाला होगा ना, इसकी आप देखोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इस दौरान यहां पे वो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखो, ये भी अब आपके पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे, इंटरेस्टिंग है लेकिन हमारे लिए अभी इसकी इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी है। कहते हैं अगर आपके पास ये न्यूट्रिएंट्स रूट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, इनकी कमी है सॉइल में, तो ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ये क्या करेगी, ये आपके पास प्लांट की ग्रोथ रुकवा देगी। स्टंटेड कहते हैं स्लो, कम ग्रोथ। ठीक है, लीफ येलो हो जाते हैं क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, सिंथेसिस के दौरान जो एंजाइम है उन्हें आयरन चाहिए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, लीफ येलो हो जाएंगे। और आप कहते हो रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, यानी वो प्लांट जो है, वो भी वेजिटेबल या फ्रूट ग्रो करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये देखो, ये आपके पास डायग्राम है।
पहली तरफ आपको दिखाया हुआ है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपके पास येलोइंग ऑफ प्लांट लीव्स हो रही हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का हम सबको पता है, खेतों में किसान जो है वो प्लांट उगाता है बड़े लेवल पे, जिससे वो फूड हासिल करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर अगर याद करो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है बागवानी, जिसमें आप खूबसूरती के लिए प्लांट उगाते हो, ऐसे प्लांट जो दिखने में खूबसूरत है, जिनके फ्लावर्स आपको पसंद होते हैं, इन्हें आप ग्रो करते हो। तो कहते हैं आप एग्रीकल्चर कर रहे हो चाहे फूड के लिए, या आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो चाहे खूबसूरती के लिए प्लांट को ग्रो कर रहे हो। अगर आपको प्लांट न्यूट्रिएंट की समझ है ना, कि प्लांट को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो आप इससे उस प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो और उसकी यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी, वो जो फ्रूट बना के दे रहा है वो भी बढ़ा सकते हो, या उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हो। ठीक है, आज के लिए लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ सिमुलेशन का सहारा लेते रहेंगे। अगर मैं सिमुलेशन ना यूज करूं तो आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन से भरा हुआ लेक्चर है, तो ये ड्राई हो जाता है। हमने डिजिटल मीडिया से अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि हम पढ़ें, सुनें और देखें भी। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जो की टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसे लिख करो अपनी किताब पे, थोड़ा लिख दिया करो जो मैं बता रहा हूं। जितने ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं, हमारी मेमोरी उतनी बेहतर होती है, हमें वो चीज ज्यादा अच्छी और ज्यादा देर तक याद रहती है। प्लस इस चीज को एनहांस करने के लिए आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।